ईरान ने अमेरिका पर किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ अमृतपाल सिंह। क्या भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका? जापान के मॉल में धमाका, कई लोगों की मौत। चीन में कोरोना की नई लहर, 69,000 केस। अमेरिका सऊदी ने किया इराक पर हमला। पीओके चुनाव पर बिलावल को मरियम का जवाब। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट, अमेरिका और ईरान को लेकर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से लड़ाई का खतरा बढ़ गया है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे, लेकिन बाद में रुक गए। ईरान ने भी हमले कम कर दिए थे। लोग सोच रहे थे कि अब दोनों देश बातचीत करेंगे, लेकिन अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया है कि ईरान ने अचानक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। शाम 5:45 पर ईरान की सेना ने कई मिसाइलें छोड़ी। सेंटकॉम ने अपनी ट्वीट में कहा कि सभी मिसाइलों को रोक लिया गया। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार और सतर्क है। कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच शांति थी। इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट को लेकर काफी तनाव था। इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई में इस रास्ते पर तेल की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज में नुकसान की भरपाई ईरान के फ्रोजन पैसे से होगी। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा किया गया तो वे किसी भी देश या कंपनी के जहाजों को इस रास्ते से नहीं गुजरने देगा। वहीं अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। एफबीआई का कहना है कि अमृतपाल सिंह रविंदर डांडा के अपराधी गिरोह का सदस्य है। ये गिरोह कनाडा के वैकमवुड से चलता है और अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको में ड्रग्स की सप्लाई करता है। अमृतपाल पर कोकीन और मेथाम्फेटामाइन की तस्करी की साजिश रचने का आरोप है। 23 जून 2026 को लॉस एंजलिस की अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अमृतपाल सिंह की जन्मतिथि 7 जनवरी 1996 है। एफबीआई ने उसकी 2024 वाली तस्वीर भी जारी की है। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को अमृतपाल के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत बताएं। इससे पहले एफबीआई ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के नीतीश कौशल को भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया था। नीतीश पर हत्या, किडनैपिंग, ड्रग्स, हथियार तस्करी और कई दूसरे अपराधों के आरोप हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अब अमेरिका रूस के लिए बड़ा झटका देने वाला कदम उठाने वाला है। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाले बिल पर पहला कदम बढ़ा दिया है। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी वहां पर मौजूद थे। यह बिल 1 साल से ज्यादा बातचीत के बाद लाया गया है। इससे उन देशों को सजा मिलेगी जो रूस से तेल, गैस और दूसरे सामान खरीदते हैं। दोनों पार्टियों के समर्थन से 86-12 के अंतर से वोटिंग हुई। यह वोटिंग सीनेटर लिंडसे ग्राहाम के अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद हुई। जेलेंस्की सीनेटरों से मिले और बताया कि यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे और मदद चाहिए। ग्राहाम और एक दूसरे सीनेटर ने 10 जुलाई को इस बिल पर सहमति बनाई थी। अगले ही दिन ग्राहाम की अचानक मौत हो गई। जेलेंस्की ने कहा कि यह बिल शांति की ओर एक अच्छा कदम है। वहीं जापान में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कुछ घंटे बाद काशिमा टाउन के एओन मॉल कुमामोटो में तेज धमाका हो गया। मॉल में काम करने वाले एक दुकानदार ने बताया कि कुछ ग्राहकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। उनके मरने का डर है। स्थानीय न्यूज़ ने बताया कि धमाके से मॉल की दूसरी मंजिला का एक हिस्सा गिर गया। अग्निशमन विभाग ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल ढह गई और कई लोग अंदर फंस गए हैं। भूकंप का केंद्र कुमामोटो प्रांत के पास था। यह जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के बाद छोटी सुनामी का खतरा भी बताया गया। इससे ट्रेन, बस, मोबाइल सेवा और उड़ानें बंद हो गई। कुमामोटो एयरपोर्ट का रनवे बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारी नुकसान का जायजा ले रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट में कोई समस्या नहीं आई है। वहीं चीन में फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। हाल के हफ्तों में कोरोना वायरस
इन्फ्लुएंजा को पीछे छोड़कर सबसे तेज फैलने वाला सांस का संक्रमण बन गया है। चीन के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण हैं। इस बार की लहर पिछले साल से काफी कमजोर है। 13 से 19 जुलाई के बीच कोविड टेस्ट में 16.3% पॉजिटिव आए, जबकि फ्लू के 12.6%। जून महीने में 69,000 नए मामले आए हैं, जिनमें 130 गंभीर थे और सिर्फ एक मौत हुई। अभी NV181 नाम का ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। इसके संक्रमण की क्षमता मध्यम है। विशेषज्ञ कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर लोग बुखार और गले की खराश से 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और कमजोर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क पहने, जरूरत पड़ने पर बूस्टर वैक्सीन लें। गर्मी में एसी वाले बंद कमरों और छुट्टियों की यात्रा से वायरस तेज फैल रहा है। भारत में अभी स्थिति सामान्य है। सक्रिय मरीज बहुत कम है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रख रहा है। वहीं मध्य पूर्व में तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने मिलकर इराक में बमबारी कर दी है। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के हथियारों और सामान रखने वाले कई ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। पिछले 3 दिनों में ईरान की सेना के कहने पर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। इसके जवाब में अमेरिका और सऊदी के विमानों ने हमला किया। अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर ड्रोन हमले नहीं रुके तो और कार्रवाई हो सकती है। सऊदी अरब ने बताया कि उसने 2 दिन लगातार इराक से आए ड्रोनों को गिरा दिया। ये ड्रोन तेल सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इराकी मिलिशिया ने इन हमलों में अपनी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमले हूतियों ने किए। ईरान और अमेरिका के बीच इस हफ्ते युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। दोनों देश फिर बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नतीजे आने के बाद राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो पर लगाए धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मरियम नवाज ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि PPP को अपनी हार को खुले दिल से मान लेना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। चुनाव में फैसला जनता करती है, सरकार नहीं। उन्होंने कहा कि धांधली का आरोप लगाने वालों का खुद का रिकॉर्ड खराब रहा। शुरुआती नतीजों में PMLN ने 9 सीटें जीती हैं, जबकि PPP को मीरपुर की 13 सीटों में सिर्फ 4 मिली हैं। मरियम ने कहा कि PMLN के खिलाफ कोई गड़बड़ी का सबूत नहीं है। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए सभी दलों को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मरियम ने PPP पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंध में 17 साल से उनकी सरकार है, फिर भी सड़क, सफाई और कानून व्यवस्था जैसी बुनियादी चीजें सुधार नहीं पाए हैं। बिलावल चुनाव में सिंध की उपलब्धियां बताने या भविष्य का कोई साफ प्लान देने में नाकाम रहे। फिलहाल आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।